सीमा प्रसंग में अनेक प्रमाण हैं और उन प्रमाणों में से मुझे त्रयोदश प्रमाण पर बोलने का निर्देश हुआ है। और इस प्रमाण के अंतर्गत पंडित मधुसूदन ओझा जी भारतवर्ष की जो पश्चिम सीमा है उस सीमा के बारे में, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। कई व्याख्यानों में आप सुन चुके और मेरे से पूर्व वक्ता अभी बता भी रहे थे कि सामान्य रूप से हमारी जो धारणा है या आजकल जो भूगोल में पढ़ाया जाता है वह भारतवर्ष की जो सीमा है वो काफी संकुचित है और कुछ परंपरागत परिभाषा भी हमें सुनने को मिलती हैं, जैसे आ सिंधु, सिंधु पर्यंता वगैरह, कच्छ से लेकर अच्छ से कच्छ तक। और इस तरह से जो भारतवर्ष वो उसकी भी जो कल्पना की गई है वो मतलब बृहत्तर भारत जो है उससे भी कुछ हटकर के व्याख्या पंडित मधुसूदन ओझा जी करते हैं। उनकी मान्यता अलग तरह की है। तो सामान्य रूप से आप लोगों ने समस्त सीमाओं पर चर्चा की, क्योंकि त्रयोदश प्रमाण में केवल पश्चिम सीमा पर ये चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर की जो सीमा है वो हिमालय पर्वत मानी गई है, दक्षिण की जो सीमा है वो विंध्याचल पर्वत माना गया है, पूर्व की सीमा पूर्वी समुद्र है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, और जिसमें पंडित मधुसूदन ओझा जी जो हैं वो फार्मोसा को मानते हैं। मतलब आप ब्रह्मपुत्र नदी से भी आगे जो है उस स्थान को आप पूर्व की सीमा मान रहे हैं। और पश्चिमी जो सीमा है उसके विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं त्रयोदश प्रमाण में। तो सामान्य रूप से पश्चिम जो सीमा है उसके बारे में श्री ओझा जी लिख रहे हैं, एतत्तु भारतम वर्षम चतुः संस्थान संस्थितम दक्षिणा परतो ह्यस्य पूर्वेण च महोदधि हिमवान उत्तरेणास्य कार्मुकस्य यथा गुण। मार्कंडेय पुराण का ये उद्धरण उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है त्रयोदश प्रमाण में, और इसमें उन्होंने चारों सीमाओं का संकेत किया है कि तीन जो सीमाएं हैं, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में तो समुद्र है ही, उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो इनमें जो पश्चिम सीमा है जिसके बारे में समुद्र पर्यंत सीमा निश्चित की गई, उसके विषय में भी कुछ विशेष व्याख्यान यहाँ पंडित मधुसूदन ओझा जी के द्वारा किया गया। और वहां उन्होंने प्रमाण लिया है मनुस्मृति का, क्योंकि उनका मानना यह है कि पश्चिम समुद्र हम किसको माने या पश्चिमी सीमा हम किसको माने। सामान्य रूप से पश्चिम में आपका अरब सागर है, और अरब सागर को यदि पश्चिमी सीमा मानते हैं तो ओझा जी के अनुसार वो आर्यावर्त के पश्चिम में स्थित नहीं है। वो दक्षिणा पथ के पश्चिम में तो है लेकिन आर्यावर्त के पश्चिम में स्थित नहीं है, ऐसा उनका मानना है। और पश्चिम में समुद्र है, वहां तक भारत का विस्तार है, ऐसा जो है उन्होंने प्रमाणित किया है। मनुस्मृति का जो प्रसिद्ध श्लोक है उसको लेकर के, आ समुद्रात तु वै पूर्वात आ समुद्रात तु पश्चिमात तयोरेवांतरम गिर्योर आर्यावर्तम विदुर्बुधा। आपने आरंभ के व्याख्यानों में सुना होगा कि उन्होंने जब उत्तर और दक्षिण की सीमाएं निश्चित की हैं तो वहां उन्होंने प्रारंभ में बताया कि जो उत्तर की सीमा है, उत्तर का स्थान है, उसको सिंधुस्थान क्यों बोलते हैं, और पश्चिम का जो स्थान है उसको खुरासान, इस तरह से अलग नाम देते हैं।
और विभाजक रेखा के रूप में उन्होंने सिंधु नदी को वहां पर स्वीकार किया है। जहां पर यह सीमा प्रसंग आरंभ होता है वहीं पर इन्होंने इस तरह का वर्णन आरंभ किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप आर्यावर्त को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, एक पूर्व भाग और एक पश्चिम भाग, और उसको भी उन्होंने अलग अलग नामों से बताया कि आर्यावर्त है और पश्चिम का भाग जो है वो आर्यायन है, ऐसा करके। तो यहीं से कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार है कि पश्चिम सीमा किसको माना जाए। यदि समुद्र की सीमा मानते हैं तो सामान्य रूप से हमारे मस्तिष्क में जो विचार आता है वो यही आता है कि सह्याद्री पर्वत है, और सह्याद्री पर्वत के निकट जो नर्मदा नदी का संगम है, मतलब नर्मदा नदी जहां अरब सागर में गिर रही है, तो वो जो कोने का स्थान है उसको यदि भारतवर्ष की पश्चिम सीमा माना जाएगा तो बहुत संकुचित हो जाएगा। एक दूसरी बात यह है कि आर्यावर्त का जो स्थान है वही जो है विंध्याचल पर्वत से उत्तर दिशा में माना है, और विंध्याचल पर्वत की जो स्थिति आपकी दर्शाई गई है वो जो है आपका जो गुजरात है, और गुजरात से बिहार, मतलब वो वहां पर उसकी सीमा मानी गई है। तो दक्षिण की तरफ जाते हुए आपको जो है आर्यावर्त की सीमा आपने स्वीकार नहीं की है, ऐसा मेरी समझ में आया है। तो यहाँ पर उन्होंने जब मनुस्मृति के इस श्लोक का वर्णन किया कि आसमुद्रात् तु वै पूर्वात् आसमुद्रात् तु पश्चिमात्, तो उस समय उनका मानना ये वहां स्पष्ट उन्होंने लिखा भी है कि इसको जो है नर्मदा का संगम नहीं मानना चाहिए। नर्मदा का संगम या सह्याद्री पर्वत का जो इलाका है, वो जो सीमा है पश्चिम की, उस सीमा को भारतवर्ष की पश्चिम सीमा नहीं माना जा सकता। यद्यपि वहां पर समुद्र है, अरब सागर है, लेकिन उसको सीमा नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि आर्यावर्त की जो स्थिति है, आर्यावर्त ऊपर उत्तर से लेकर के और विंध्याचल पर्वत के मध्य में है। क्योंकि यहाँ जो तयोर एवांतरम गिरियो आर्यावर्तम विदुर्बुधा कहा है, तयो गिरियो से तात्पर्य वहां पर हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वत है, और उन दोनों के मध्य का जो स्थान है वो आर्यावर्त है। तो उस आर्यावर्त के पश्चिम में समुद्र नहीं है। उस आर्यावर्त के पश्चिम में जो समुद्र है वो बहुत आगे जाकर के है, मतलब बीच में और बहुत सारे स्थान पड़ते हैं। बलूचिस्तान आपका पड़ेगा, अफगानिस्तान पड़ेगा, और वो वहां जाकर के लाल सागर या खाड़ी और भूमध्य जल सागर, यहां तक को उन्होंने कहा है कि वो समुद्र का स्थान है। तो पश्चिमी सीमा आर्यावर्त की आप वो मानेंगे जो लाल सागर तक का विस्तार है, क्योंकि समुद्र है और लाल सागर भी उसी का ही हिस्सा है, अरब सागर का ही हिस्सा है वहां तक। तो केवल जो है इस श्लोक में ये कहा गया है कि पश्चिम में समुद्र है, तो पश्चिम का समुद्र जो है वो आपको लाल सागर के तरफ का जो स्थान है वो सीमा आपको माननी पड़ेगी। ऐसा इनका पंडित मधुसूदन ओझा जी का मंतव्य है, और तभी जो है उसकी संगति भी बैठ पाएगी। कैसे संगति बैठ पाएगी? जहां पर आसमुद्रात्तु श्लोक दिया है मनुस्मृति में, वहीं मैं पढ़ रहा था कि मध्य सीमा का भी मनुस्मृतिकार ने वहां पर उल्लेख किया है, और वहां वो कह रहे हैं कि हिमवद विंध्योर मध्यम यत प्राग विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्य देश प्रकीर्तितः। कि मध्य देश क्या है? जब आप उत्तर में जो है हिमालय पर्वत को मान लिया, अब हिमालय पर्वत का भी विस्तार हो जाएगा। देखिए, जब आपने पश्चिम में समुद्र ले लिया और समुद्र जो है लाल सागर मतलब ईरान क्रॉस करके आपने ले लिया, तो उत्तर का जो हिमालय पर्वत है तो वो हिंदू कुश पर्वत भी हिमालय पर्वत के अंतर्गत ही आएगा।
क्योंकि उससे अलग नहीं है वो, उसकी रेंज केवल हम लोगों ने निर्धारित कर दी है, लेकिन हमारे आचार्यों ने तो केवल ये कहा है कि उत्तर में हिमालय पर्वत है आर्यावर्त के। तो जब आर्यावर्त की सीमा जब आपने बढ़ा ली, वहां पश्चिम में समुद्र लाल सागर तक आप ले गए, तो उसका उत्तर का भाग आपका हिंदू कुश पर्वत भी आएगा, और हिमालय पर्वत का जो पूर्वी विस्तार है वहां तक वो सारा का सारा स्थान आएगा। तो मध्य देश की जो चर्चा इन्होंने की, हिमवद विंध्योर मध्यम प्राग विनशनादपि कह रहे हैं। तो यहाँ प्राग विनशनादपि का तात्पर्य है, विनशन शब्द जो है सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान के रूप में प्रयोग वहां पर किया गया है, कि जहां पर सरस्वती नदी लुप्त हो रही है वो। तो इस तरह से यहाँ इन्होंने स्पष्ट रूप से मनुस्मृतिकार ने दो सीमाएं निर्धारित कर दी। एक तरफ इन्होंने कहा है कि हिमवद विंध्योर मध्यम प्राग विनशनादपि, तो विनशन मतलब राजस्थान का वो प्रदेश, वो मरुस्थल जहां पर सरस्वती नदी विलुप्त हो रही है जाकर के। तो एक सीमा इन्होंने इधर की निर्धारित कर दी कि प्राग विनशनाद, कि उस मरुस्थल से पहले, प्राग मतलब उसके पूर्व दिशा में, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्रयागाच प्रत्यक, और प्रयाग से प्रत्यक। प्रयाग जो है आपका प्रयागराज से ही तात्पर्य इनका है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहां से जब पश्चिम की ओर की जो सीमा है प्रत्यक, तो दो बिंदु निर्धारित कर दिए इन्होंने। एक इधर का बिंदु हो गया जो राजस्थान की मरुभूमि जहां पर सरस्वती नदी जो है लुप्त हो रही है, और दूसरा बिंदु इधर प्रयाग जिससे पश्चिम में जो है सरस्वती नदी विलुप्त हो रही है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य का जो स्थान है, और ऊपर नीचे का तो इन्होंने बता ही दिया, हिमवद विंध्योर मध्यम, हिमालय और इधर विंध्याचल, इन दोनों के मध्य का जो भाग है वो मध्य भाग या मध्य देश जो है कहलाता है आर्यावर्त का। तो इस स्थिति से श्री शंकर पंडित मधुसूदन ओझा जी ने यद्यपि आर्यावर्त शब्द का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने भारतवर्ष को ही जो है परिभाषित करने की कोशिश की है, परिभाषित करने का प्रयास उन्होंने किया है, लेकिन आर्यावर्त के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने किया है, क्योंकि आर्यावर्त की परिभाषा देने वाले मनुस्मृतिकार के श्लोक को उन्होंने प्रमाण के रूप में अपने 13वें प्रमाण में उद्धृत किया है। तो यहाँ पर मध्य देश आप उस स्थान को तभी मान पाएंगे जब आप पश्चिमी सीमा का विस्तार लाल सागर तक लगभग मानेंगे। क्यों? क्योंकि यदि आपने केवल पश्चिमी सीमा का विस्तार, इधर भौगोलिक सीमा का विस्तार आपने राजस्थान गुजरात मान लिया और इधर नीचे अरब सागर मान लिया, तो वो सिमट करके रह जाएगा। लेकिन यदि समुद्र का विस्तार आप ले जाएंगे लाल सागर तक, तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ईरान ये हिस्से भी जो है उस भारतवर्ष के अंतर्गत आएंगे, और उस स्थिति में भारतवर्ष का जो पश्चिमी भाग होगा वो ये स्थल प्रदेश होंगे अफगानिस्तान, ईरान आदि के, और जो पूर्व के प्रदेश होंगे वो प्रयाग आदि से उधर पूर्व दिशा में जो है वो प्रदेश होंगे, और मध्य भाग इन्होंने जो स्पष्ट यहाँ पर कह दिया है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है, सरस्वती का विनशन स्थान जो है वहां से, और प्रयाग, इन दोनों के बीच का जो स्थल है वो मध्य देश प्रकीर्तितः, ऐसा इन्होंने माना है। तो इस तरह से पश्चिम सीमा इस मध्य भाग के द्वारा भी निर्धारित होती है। यदि हम पश्चिम सीमा उसको नहीं मानेंगे तो मध्य भाग भी जो है उसको निश्चित करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए वो निश्चित सीमा जो है वहीं पर सिमट करके रह जाएगी। इसको उन्होंने पंडित मधुसूदन ओझा जी ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि केवल हम यदि समुद्र का भाग मानने लगे, पश्चिम सीमा समुद्र की माने, तो उससे जो है आर्यावर्त का सही स्वरूप हमारे सामने प्रकट नहीं होगा।
अब एक प्रश्न यहाँ अवश्य खड़ा होता है कि यदि आप ये स्थिति मानेंगे कि आर्यावर्त का या भारतवर्ष की जो सीमा है वो विंध्य हिमयूर मध्यम, तो विंध्य और हिमालय के मध्य की सीमा ही रहेगी, तो विंध्याचल के नीचे का जो स्थान है जिसके विषय में अभी चर्चा भी कर रहे थे मेरे से पूर्व वक्ता, कन्याकुमारी कुमारी की बात उन्होंने की, तो वो हिस्सा कहाँ किस में आएगा, वो आर्यावर्त में आएगा कि नहीं आएगा, भारत में आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने प्रमाण के रूप में आर्यावर्त का उल्लेख किया है केवल, लेकिन उनका मानना यही है कि जो दक्षिणी सीमा है भारतवर्ष की वो भी समुद्र पर्यंत है, और दक्षिणी सीमा समुद्र पर्यंत यदि है तो समुद्र का जो विस्तार है तो पीछे नीचे जो है वो कन्याकुमारी या आपका जो लक्षद्वीप है वहां तक समुद्र का की स्थिति है। तो इस तरह से यदि आप मानेंगे तो भारतवर्ष की सीमा पूर्व में हिमालय से लेकर के और दक्षिण में जो है आपका कन्याकुमारी तक ये सीमा होती है। हालांकि मैं सुन रहा था कि जो मेरे से पूर्व वक्ता थे उन्होंने जो लंबाई बताई, उन्होंने लगभग 1000 का कोष की लंबाई बताई और चौड़ाई लगभग 3000 की बताई पूर्व से पश्चिम। तो उस दृष्टि से भी यदि देखें हम तो फिर भारतवर्ष को सीमित करना पड़ेगा विंध्याचल तक ही, क्योंकि आज की डेट में भी या आज का जो भूगोल है वो भी उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई मान रहा है वो 3214 किलोमीटर मान रहा है उत्तर से दक्षिण की सीमा। तो इस तरह से आर्यावर्त को पंडित मधुसूदन ओझा जी ने दो भागों में विभक्त करके देखा है। उन्होंने जो पूर्व का भाग है उसको आर्यावर्त का है और पश्चिम का जो भाग है वो है आर्यावर्त, और आज भारतवर्ष की सीमा भी है और पहले भी भारतवर्ष की सीमा थी, भारतीय संस्कृति थी, तो उसको उन्होंने आर्यायन या जो खुराना इस तरह के पश्चिम सीमा वाला भारतवर्ष, एक तरह से दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वो नाम उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो ये त्रयोदश जो प्रमाण है, 13वां जो प्रमाण है उसमें उनकी जो स्थापना है वो मुख्य रूप से यही है, क्योंकि उत्तर, दक्षिण और पूर्व इन तीनों सीमाओं में बहुत ज्यादा मतभेद नहीं है, बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति नहीं है। उत्तर में निश्चित स्थिति है, पूर्व में भी निश्चित स्थिति है। दक्षिण में चूंकि इन्होंने आर्यावर्त को केवल विंध्य और हिमालय के मध्य का स्थान माना है और पश्चिम भाग जो है वो नीचे का माना है, तो वहां पर भी इन्होंने 13वें प्रमाण में उसको नहीं लिया है। 13वें प्रमाण में केवल उन्होंने पश्चिम जो सीमा है उसका निर्धारण किया है, और सामान्य रूप से हम पश्चिम सीमा को मानते हैं कि वो अरब सागर से सटा हुआ जो स्थान है, जो दक्षिण भारत की पश्चिम सीमा है उसको हम लोग पश्चिम सीमा मान लेते हैं, और उसके कारण से भारतवर्ष का जो है संकुचन होता चला जाता है स्थलीय भूभाग का, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ऐसे कटता कटता जो है वो आज का जो भारतवर्ष है वो बन जाता है। लेकिन जो पंडित मधुसूदन ओझा जी हैं वो प्रमाण मनुस्मृति का देते हुए ये कह रहे हैं कि पश्चिम में जो है वो समुद्र है, तो पश्चिम में समुद्र तो जाकर के ईरान के बाद आपको अफगानिस्तान के बाद लाल सागर का जो स्थान है वहां पश्चिम में जाकर के समुद्र मिलेगा, तो इसीलिए वहां से लेकर के और पूर्व का जो आपका हिंद महासागर की सीमा है ब्रह्मपुत्र या पंडित मधुसूदन ओझा जी तो फार्मोसा खाड़ी का नाम उल्लेख करते हैं कि पूर्व दिशा में वहां की सीमा से लेकर के यहाँ की सीमा तक भारतवर्ष का विस्तार है। तो इस प्रकार से जो मेरी समझ में आया है, जो मैं समझ पाया हूं उनके वक्तव्य को, उन्होंने पूर्व दिशा में फार्मोसा को जो है अंतिम सीमा माना है,
और पश्चिम दिशा में जो लाल सागर है, लाल समुद्र है, वो भारत की प्राचीन सीमा मानी है। और उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के साथ साथ आपको हिंदू कुश पर्वत, क्योंकि अफगानिस्तान का जो भाग है उसके ऊपरी हिस्से में भी जो पर्वत माला है वो हिंदू कुश पर्वत की, वो भी जो है उत्तर दिशा में भारत का उत्तर सीमा के रूप में स्वीकार की गई है। और पश्चिम सीमा, यद्यपि आर्यावर्त की पश्चिम सीमा विंध्याचल तक मानी जाएगी, लेकिन वो पूर्व भाग है उसका, जिसको सिंधु नदी विभाजित कर रही है। लेकिन आर्यावर्त का जो उत्तर भाग है उसको भी उन्होंने भारतवर्ष में समाहित किया है, और वो जो है समुद्र पर्यंत विस्तार है उसका। तो इस तरह से चारों प्रकार से चारों ओर से पंडित मधुसूदन ओझा जी ने भारतवर्ष की सीमा का निर्धारण बड़े पुष्ट प्रमाणों के आधार पर, स्मृति ग्रंथों के आधार पर, और ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के एवं आख्यानों के आधार पर उन्होंने बड़े वैज्ञानिक ढंग से ये सिद्ध करने का प्रयास किया है। और हमारी भारतीय संस्कृति में जो आर्यावर्त की या भारतवर्ष की जो उच्च स्थिति हो सकती है उसको प्रमाणित करने का जो है अभूतपूर्व एवं विद्वत्तापूर्ण प्रयास किया है। मैं उनको नमन करता हुआ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हुआ अपने वक्तव्य को यहीं पर पूर्णता देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।